प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। शिखर से जुड़े प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शीतकालीन सत्र में जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा पर दिया बल। देश के 100 स्मार्ट शहरों में रांची दूसरे पायदान पर। विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर हुई रैंकिंग। ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों में झारखंड बना अव्वल। और मिचोंग चक्रवात का असर हुआ कम। राज्य में थमा बारिश का दौर। फिलहाल छाए रह सकते हैं आंशिक बादल। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। समृद्धि के लिए शांति विषय पर आधारित 2 दिन का यह सम्मेलन वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में विश्व भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया और निवेशकों को संबोधित भी किया। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर 4 धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ये रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होने वाली। आधुनिक कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है, ये बिजनेस को भी आसान बना रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचने पर रोड शो किया। लोगों ने प्रधानमंत्री का फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के लाल किला में आयोजित होने वाले पहले भारतीय वास्तुकला और डिजाइन द्विवर्षीय कार्यक्रम यानी IAADBA 2023 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवर्षीय समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। IAADBA का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने की प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल्चरल स्पेसेस के बारे में जो विजन कोलकाता से 2020 में प्राप्त हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा जो है लाल किला नई दिल्ली में जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हमारा पहला एडिशन जो है वो इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनाले का लॉन्च होने जा रहा है। बैरिक्स हैं A2, A1 और B4। उनमें 7 प्रकार के थीम्ड पेविलियंस हैं, जिनको 7 बहुत ही माननीय हमारे क्यूरेटर्स हैं, उन्होंने इसमें स्थापित किया है। हमारा ऐसा मानना है कि आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के साथ आने से कला और संस्कृति का विस्तार होता है। प्लस जो हम बात करते हैं विरासत से विकास की, उसमें हमारा कलाकार, वास्तुशिल्प और डिजाइनर्स के जुड़ने से एक क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, उसका एनर्जाइजेशन होता है। IADBA के दौरान सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसमें पहले दिन जहां प्रवेश मार्ग का अनुष्ठान भारत के द्वार, दूसरे दिन
बागे बहार, ब्रह्मांड के समान बागीचे, भारतीय उद्यान। तीसरे दिन संप्रभा समुदाय का संगम, भारत की बावलियां। चौथे दिन स्थापत्य, एंटी फ्रेजाइल एल्गोरिथम, भारत के मंदिर। पांचवें दिन विस्मय, क्रिएटिव क्रॉसओवर, स्वतंत्र भारत के वास्तुशिल्पीय चमत्कार। छठे दिन देशज भारत डिजाइन, स्वदेशी डिजाइन। और सातवें दिन समत्व निर्मित को आकार देना, वास्तुकला में महिलाओं का कीर्तिगान शामिल रहेंगे। इसमें जो 7 थीम्स हैं, कुछ इसमें से कला को डिवोटेड हैं, कुछ वास्तुशिल्प को डिवोटेड हैं, क्योंकि इस साल हम जो हैं हमारी भारत की सबसे पहली महिला क्वालिफाइड आर्किटेक्ट जो रही, जिनका बहुत योगदान रहा बिल्ट हेरिटेज में, उर्मिला यूली चौधरी, उनको हम समर्पित करते हुए वास्तुकला को भी एक बहुत बड़े रूप में, पुराने एंशिएंट टाइम्स में हम उसको स्थापत्य कला कहते हैं और इस नए ज़माने में हम उसको आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हुए हमने बहुत बड़ा इसमें पैमाना जो है वो आर्किटेक्चर का रखा है, वास्तुकला का रखा है और फिर डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि क्रिएटिव डिज़ाइन थिंकिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, उन सबको भी इसमें हमने शामिल किया है। IADB का यह आयोजन 15 दिसंबर तक लाल किला में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र बातचीत शुरू करने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये कला, वास्तुकला और डिजाइन के रचनाकारों के साथ विस्तार और सहयोग करने के नए रास्ते और अवसर प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली बार इस तरह की अद्भुत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी को आम जनता 9 दिसंबर के बाद से देख सकती है, जो कि 31 मार्च 2024 तक चलेगी, यानी करीब आम जनता 115 दिनों तक इसका दीदार कर सकती है। इसमें भारतीय कला, वास्तुकला और एक से बढ़कर एक डिजाइन देखे जा सकते हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके बाद मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को कृषि के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति राज्य मंत्री और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज भी दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा है कि वे आज सदन में उपस्थित रहें। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पार्टी की तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आज रांची में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में उस उत्सव का उद्घाटन किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दूरदर्शन के निदेशक अभियंत्रण RK राव भी मौजूद थे। 2 दिवसीय इस महोत्सव में कविता लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता समेत कई अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी रांची स्मार्ट सिटी ने देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने किसानों को धान खरीद पर 117 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के साथ ही अब इस वर्ष 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान का भुगतान होगा। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बताया कि बैठक में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी ST, SC, OBC के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गई है। राजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक 1/12/2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन उपादान की स्वीकृति के संबंध है। इसके तहत जो 1/12/2004 और 31/8/2022 के बीच जो नियुक्त हुए हैं, उन्हें ही वे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वे आच्छादित थे, तो उन्हें विकल्प रहेगा। वे या तो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं या अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प दे सकते हैं शपथ पत्र के माध्यम से। और इसमें कुल अनुमानित व्यय भार 39,36,45,148 रुपए मात्र संभावित है।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शीतकालीन सत्र के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 15 दिसंबर को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। शोक प्रस्ताव होगा। 16 और 17 दिसंबर को बैठक नहीं होगी। 18 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल भी चलेगा, जबकि 19 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा। 20 दिसंबर को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक पेश होगा। 21 दिसंबर को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आहूत होगा। झारखंड मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सत्र से संबंधित प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इधर झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया को बताया कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जन सरोकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। देखिए, सत्र जो है 15 तारीख से 21 तारीख तक सत्र चलेगी। आज उसका अनुमोदन तो पहले ही हो गया था। माननीय राज्यपाल महोदय का वहाँ से भी आ गया और 15 तारीख से 21 तारीख तक सदन बढ़िया से बेहतर तरीके से चले, यही हम लोग का आसार भरोसा रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आशाओं का हमें काम करना चाहिए। हम विधायक जो हैं जनता को बहुत सारे आश्वासन करते हैं और उस विश्वास पूरा करना हमारा काम कर्तव्य रहता है हर एक विधायक का। लेकिन विगत दिनों का जो इतिहास हमको देखने मिलता है कि ध्यानाकर्षण प्रश्न का मान अल्पसूचित हो चाहे तारांकित हो, रोजाना एक नहीं ढेर सारी प्रश्नकर्ता का जवाब भी देने के लिए हम लोग मंत्री तैयार होकर आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम आज गोड्डा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के बाद सीएम देवघर के लिए रवाना होंगे। देवघर में शाम में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात है, जिसके बाद रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में करेंगे। कल दोपहर 1 बजे देवघर के खिजुरिया से चांदनी मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर शिकायतों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सके हैं, उनको योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। सेल अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश 3 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे। सेल की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता वर्ष 2028-29 तक 4.7 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन करने की योजना पर काम चल रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने बताया कि पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 1% है, जबकि अपने देश में 14% है। इस बात की बढ़ती मांग के मद्देनजर सेल युद्ध स्तर पर अपनी इकाइयों के विस्तारीकरण की योजना पर काम कर रहा है। सेल वर्तमान में 20 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर रहा है। वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 35 मिलियन टन करने की योजना है। सेल की भागीदारी इसी तरह से स्टील इंडस्ट्री के ग्रोथ में है और चूंकि देश में इस्पात की खपत बढ़ रही है, बाजार बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से सेल भी अपनी उत्पादन क्षमता और बढ़ाने पर काम कर रहा है। आज के समय में हम लगभग 20 मिलियन टन की कंपनी है। हमारा एम्बिशन है कि इसको हम लोग 35 मिलियन टन तक इस सदी के अंत तक ले जाएं, इस डेकेड के अंत तक ले जाएं। सेल अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि उत्पादन के साथ साथ सेल ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाएगा। कार्बन का उत्सर्जन को कम करने की योजना पर भी गंभीरता से काम चल रहा है। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसे अगले साल जनवरी में सार्वजनिक किया जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में हर कोई इस पे बहुत विस्तृत ढंग से चर्चा भी कर रहा है और प्लान भी बना रहा है। इस क्रम में सेल भी अपना प्लान बना, हमने अपना प्लान रोड मैप तय किया है। नंबर्स अगले महीने के अंत तक जनवरी में हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो सेल का डिकार्बोनेशन रोड मैप बना है उसको लेकर हम आपके बीच आएं। कोरोना संकट काल से दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। वहीं देश में इस्पात उद्योग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सेल की कोशिश है कि आने वाले दिनों में उत्पादन तो बढ़े, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी उत्साह दिखा। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी जानकारी साझा की।
गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी में विकसित भारत रथ के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभुकों ने योजनाओं से आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। किसान लक्ष्मण राणा और पप्पू यादव ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए मिल रहे आर्थिक मदद से खेती करना आसान हो गया है और महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं रही। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मुझे समय पर 4 महीने में एक किस्त राशि मिलती है, सालाना 3 किस्त मिलता है। से जो है सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का साल में 6,000 मिलता है, जिसके कारण से किसी साहूकार या बढ़ती कर्जदार के पास नहीं जाना पड़ता है। तो उसके वो पैसा से खाद बीज और क्या बोलते फसल के लिए दवा लेते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीबों के जीवन में बदलाव का वाहक बन रहा है। आवास योजना की लाभुक दुखीराम, संगीता, आशा देवी और रीना ने बताया कि पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने आवास देकर एक बड़ी परेशानी खत्म की है और पक्का मकान का उनका सपना भी पूरा हुआ है। मिट्टी के घर में रहते रहते मैं भी पलनी बन गई। सही था तो पानी ठीक नरेंद्र मोदी जब से घर तक तब से बढ़िया धन्यवाद। घर का टूटल फटल नरेंद्र मोदी ने मंत्री कर दिया तो अच्छा से रह रहे हैं। साथ ही कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को काफी राहत मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुक धनेश्वर ने बताया कि कोरोना काल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे घर चलाना आसान हो गया है। अनाज मिलता है, हमको घर चलाने में बहुत सुविधा होती है और कोरोना काल में भी बराबर 5 किलो अनाज मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। जमशेदपुर में नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर जमशेदपुर में एक सामाजिक संस्था नरेंद्र मोदी विचार मंच बनाया गया है। इसके जरिए सामूहिक विवाह कराया गया। मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राणा ने बताया कि पिछले वर्ष से ये पुण्य कार्य शुरू किया गया है। इस बार हम लोगों ने 6 जोड़ियों का कराया है। 24 नवंबर को हम लोगों ने कराया था सगाई का कार्यक्रम, 5 जोड़ियों का। एक जोड़ी विशेष अनुरोध पर हम लोगों ने ऐड किया और आज पूर्व कार्यक्रम के अनुसार आज शादी का कार्यक्रम हो रहा है। मौके पर भाजपा नेता अभय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने इस कार्य के लिए मंच की सराहना की और उनकी हौसला अफजाई की। आज सामूहिक शादी यानी पुनित यज्ञ का काम हो रहा है, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान इंद्र स्वयं प्रसन्न होकर धरती में अपने बदले वे आशीर्वाद के रूप में वर्षा रूपी बरसात करके इस पुनित यज्ञ पुनित शादी को सफल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। इस मौके पर काफी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद थे। मौके पर दूल्हा दुल्हन को जरूरी सामग्रियां भी भेंट की गई और उन्हें विदा किया गया। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में निर्मम हत्या के विरोध में जमशेदपुर में गुरुवार की शाम झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने इस आक्रोश रैली में भाग लिया। मशाल जुलूस साप्ची गुलचक्कर के पास आकर सभा के रूप में तब्दील हुआ, जहां सभी ने अपने विचार रखे और दोषियों को तुरंत फांसी देने की मांग की गई। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं फटाफट अंदाज में नजर। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने से पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के शिष्टमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। इस संबंध में राज्यपाल ने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि उन्हें खिलाड़ियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने देर रात नगर परिषद क्षेत्र का निरीक्षण कर बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब, असहाय और वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने नगर परिषद कार्यपालक अभियंता और प्रखंड विकास पदाधिकारी को चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला के तत्वावधान में आज से बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 7 बजे तक पुस्तक मेले का भ्रमण किया जा सकता है। प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत देवघर के विभिन्न प्रखंडों में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा शिविर में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान हुआ, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। जामताड़ा उपायुक्त ने नीलम पत्र और राजस्व विभाग की समीक्षा कर वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
धनबाद जिला कल्याण पदाधिकारी सह निदेशक NEP इंदुरानी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। जिले के उपायुक्त ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से चैट कर जिला प्रशासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसका जिला प्रशासन खंडन करता है। धनबाद उपायुक्त के आवासीय कार्यालय में जिला प्रशासन और BCCL के बीच CSR मद से प्रदान 3 करोड़ 21 लाख रुपए की 6 योजनाओं के MOU पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर होने के बाद संबंधित पदाधिकारी को कार्य के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने का निर्देश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज 8 प्रखंडों के 8 पंचायत और 2 नगर निकाय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इससे संबंधी सूची जारी कर लोगों से लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। खूंटी उपायुक्त ने सदर अस्पताल परिसर में नेत्र विभाग के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। 10 बेड वाले इस विभाग में नेत्र रोगियों की जांच कर इलाज किया जाएगा। साथ ही मरीजों का विस्तारित नेत्र परीक्षण और उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2 सदस्यीय कमेटी ने धनबाद अंतर्गत BSL बालवाड़ी उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमेटी ने साफ सफाई, पेयजल, भवन की स्थिति, मध्याह्न भोजन और शिक्षण गतिविधियों की जांच कर उसमें सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय लवालौं का निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन और पठन पाठन से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय लवालौं का भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उपराजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम में 4 दिवसीय तृतीय नेशनल ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटिंग टेस्ट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में 15 राज्यों के 235 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि दुमका में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। रांची के जिला स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ने वाले पलामू डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के 12 वर्षीय सुतत्व रिजु विश्व शांति संदेश यात्रा के लिए गंगोत्री से देवघर तक की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। रांची से इस यात्रा को वरीय पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चक्रवाती तूफान मिजोंग का असर अब राज्य में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश थमी है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटों में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यहां का न्यूनतम तापमान कल 15.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 10 दिसंबर से बादल पूरी तरह छट जाएंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। शिखर से जुड़े प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शीतकालीन सत्र में जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा पर दिया बल। देश के 100 स्मार्ट शहरों में रांची दूसरे पायदान पर। विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर हुई रैंकिंग। ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों में झारखंड बना अव्वल। और मिचोंग चक्रवात का असर हुआ कम। राज्य में थमा बारिश का दौर। फिलहाल छाए रह सकते हैं आंशिक बादल। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना।